बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस कंडक्टर था। मेरी बस में रोज एक पर्देदार लड़की बैठती थी। उसकी झुकी नजरों से मुझे इश्क हो गया था। मैंने उसे शादी का पैगाम दिया तो वो नम आंखों से मुझे देखते हुए बोली, तुम मेरी असलियत नहीं जानते, अगर जान गए तो मुझ पर थूकोगे। ये कहते वो चली गई, पर मुझे चैन न आया। मैंने अगले दिन उस लड़की का पीछा शुरू किया। मैं उसका घर देखना चाहता था, पर मैं पत्थर हो गया जब उसे एक कोठे पर जाते देखा। उस दिन मैं उस कोठे के अंदर गया तो बराना लिबास में एक रक्कासा को देखा, जिसकी आंखें पूरा वक्त नम और झुकी हुई थी। पता करने पर मालूम हुआ कि उसका बाप जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जिसके इलाज इंसान की जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं रहता और दिल हकीकत मानने से इनकार कर देता है। मैं जिस लड़की की पाकीज़गी की कस्में खाता था और जिसे हया का पैकर समझता था, वो मेरे लिए एक ऐसा मामा बन जाएगी जिसका हल मेरी जिंदगी बदल देगा, ये मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मोहब्बत जब इंसान के दिल में दस्तक देती है तो वो सामने वाली की रूह से रिश्ता जोड़ लेती है। और मैंने भी उस पर्दे के पीछे छुपी उस मासूमियत से मोहब्बत की थी जो बज़ाहिर नजर आती थी, मगर हकीकत के पर्दे जब उठते हैं तो इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। वो लड़की मेरे लिए सिर्फ एक मुसाफिर नहीं थी, बल्कि वो मेरी इबादत बन चुकी थी, जिसकी सच्चाई पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मेरे इश्क का इम्तिहान अभी बाकी था। मेरा नाम शाहिद है और मैं एक बस कंडक्टर के तौर पर काम करता हूँ। मेरी जिंदगी सुबह सवेरे शुरू होती है जब शहर अभी सो रहा होता है, और रात गए तक मैं उसी शोरगुल और मुसाफिरों की भीड़ में घिरा रहता हूँ। वैसे तो बस में सैकड़ों लोग सवार होते हैं, लेकिन मेरी नजरें रोजाना एक ही चेहरे की तलाश में भटकती रहती है। वो लड़की जो मुकम्मल बापर्दा होती है और जिसकी नजरें हमेशा जमीन की तरफ झुकी होती हैं, अब मेरी जिंदगी का मरकज बन चुकी है। वो जब बस में दाखिल होती है तो एक अजीब सा सुकून मेरे गिर्द छा जाता है। उसका वक़ार, उसकी खामोशी मुझे बताती है कि वो किसी बहुत ही शरीफ और बाया खानदान से ताल्लुक़ रखती है। मैंने आज तक उसके चेहरे की झलक नहीं देखी थी, मगर उसके अंदाज ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा था। वो हमेशा एक ही वक्त पर आती है। मैं किराया लेने के बहाने उसके करीब जाता हूँ ताकि उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकूँ। वो खामोशी से पैसे निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा देती है और मैं टिकट काट कर उसे दे देता हूँ। इस मुख्तसर से वक्त में भी हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं होती, लेकिन मेरे दिल में हजारों सवालात सर उठाते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये लड़की कौन है और इसकी जिंदगी कैसी होगी। बस का ड्राइवर अकरम मेरा पुराना साथी है और वो अक्सर मेरी हालत देखकर हंस पड़ता है। एक दिन जब बस में मुसाफिर कम थे तो उसने मुझसे पूछा कि शाहिद मियाँ, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम उसे देखते ही अपनी दुनिया भूल जाते हो। मैंने उसे जवाब दिया, अकरम भाई, ये वो मोहब्बत नहीं जो आमतौर पर गली कूचों में होती है, बल्कि ये एक अकीदत है जो मुझे उसकी हया देखकर महसूस होती है। मुझे लगता है जैसे उसका और मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता है जो शायद इस जन्म का नहीं है। इस लड़की की पर्देदारी मुझे मुतासिर करती है, क्योंकि आज के दौर में जहाँ लोग नुमाइश के आदी हैं, वहाँ ये लड़की खुद को छुपाकर एक मिसाल बनी हुई है। अकरम ने मुझे समझाया कि हम जैसे गरीब कंडक्टरों के लिए ऐसी लड़कियां बस एक ख्वाब होती हैं जिन्हें पूरा करना नामुमकिन है। उसकी बात ने मेरे दिल को थोड़ी देर के लिए उदास कर दिया, मगर मेरी उम्मीद नहीं टूटी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस लड़की को अपनी शरीके हयात बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। मुझे यकीन था कि वो एक बाकिरदार लड़की है और ऐसी लड़कियां ही घरों को जन्नत बनाती हैं। मैं उसके बारे में रोजाना नए ख्वाब बुनता और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के मंसूबे बनाता। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया और मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं मौका तलाश कर रहा था कि कब उससे बात करूं और अपने दिल का हाल बयान करूं। मुझे डर भी लगता था कि कहीं मेरी बात उसे बुरी न लग जाए, कहीं वो बस में आने ही न छोड़ दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब वो मेरी जिंदगी की जरूरत बन चुकी है। मैंने नोट किया कि वो लड़की अक्सर सोचों में गुम होती है और कभी कभी उसकी उंगलियों में लर्जिश भी होती है। ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरे कर्ब से गुजर रही हो या उसके कंधों पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो। मेरा जी चाहता था कि मैं उससे उसकी परेशानी पूछूं और उसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। एक दिन जब वो बस से उतर रही थी तो उसका रुमाल नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से वो रुमाल उठाया और उसे पुकारा, बीबी, आपका रुमाल गिर गया है। उसने मुड़कर देखा और पहली बार हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खौफ था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उसने खामोशी से अपना रुमाल लिया और शुक्रिया कहे बगैर तेजी से गली में मुड़ गई। उस दिन के बाद से मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत और हमदर्दी मजीद बढ़ गई थी। मुझे एहसास हो गया था कि इस खामोश नकाब के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है, जिसे जानना अब मेरे लिए लाजिम हो चुका था। मैं बस कल का इंतजार कर रहा था कि कब वो दोबारा आएगी और मैं अपने दिल की बात कहूंगा। मोहब्बत जब जुनून बनने लगे तो इंसान को अपने इर्द गिर्द की खबर नहीं रहती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था।
वो लड़की जो रोजाना मेरी बस में सवार होती थी अब मेरी सोचों का महवर बन चुकी थी। मैं सारा दिन बस के शोर में गुजारता, लेकिन मेरा ज़हन खामोशी से उसके बारे में मंसूबे बनाता रहता। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कुदरत ने उसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है। उसकी वो खामोशी और पर्देदारी मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ा देती थी। मैं अक्सर सोचता, क्या वाकई इस दुनिया में अब भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो खुद को इतने वक़ार के साथ छुपा कर रखती हैं। उसकी कशिश ऐसी थी कि मैं खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस करता था। मुझे लग रहा था कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और मैं उसे बरसों से जानता हूँ। वो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी थी जिसके बगैर अब मेरा गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरी बेचैनी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और मैं बस उस घड़ी का मुंतजिर था जब मैं उसे अपने दिल का हाल बता सकूं। अगले दिन जब मैं सुबह सवेरे बस पर पहुंचा तो मेरा दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। मैंने बस की सफाई की और बार बार उसकी सीट की तरफ देखता रहा जहां वो लड़की बैठती थी। मैंने इरादा कर लिया था कि आज मैं उसके लिए वो सीट खाली रखूंगा और किसी दूसरे मुसाफिर को वहां बैठने नहीं दूंगा। जैसे ही बस अपने मुकर्ररा स्टॉप पर पहुंची, मेरी नजरें दरवाजे पर जम गई। थोड़ी देर के बाद वो लड़की नमूदार हुई। आज उसने गहरे रंग का बुर्का पहना हुआ था और उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सी थकन थी। वो आई और खामोशी से उसी सीट पर बैठ गई जो मैंने उसके लिए बचा कर रखी थी। मैंने उसे देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो पहले से ज्यादा परेशान है। उसकी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां आपस में गुत्थम गुत्था थी, जैसे वो किसी जहनी दबाव का शिकार हो। मैं किराया लेने के लिए उसके करीब गया तो मेरा जी चाहा कि मैं उसका हाथ थामकर उससे पूछूं कि उसे क्या गम खाया जा रहा है, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उसे टिकट दिया और वो खामोशी से बाहर देखने लगी। मैं वापस ड्राइवर की सीट के पास जाकर खड़ा हो गया। अकरम ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाहिद मियाँ, लगता है आज तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मैंने उसे बताया कि अकरम भाई, मुझे उस लड़की की फिक्र हो रही है। वो बहुत उदास लगती है और मुझे लगता है कि उसे किसी सहारे की जरूरत है। अकरम ने संजीदगी से कहा, देखो शाहिद, तुम एक कंडक्टर हो और वो एक शरीफ लड़की है। इस तरह किसी के बारे में सोचना भी ठीक नहीं होता। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहा, बल्कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एक इज्जतदार जिंदगी दूँ जहाँ उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, क्योंकि उस जैसी बाहया लड़की आजकल के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। मेरी बातें सुनकर अकरम खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था, जैसे वो मुझे किसी आने वाले तूफान से खबरदार करना चाह रहा हो। मगर मैं तो उस वक्त मोहब्बत के नशे में चूर था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शाम के वक्त जब मैं घर वापस आया तो मेरी माँ ने मेरा चेहरा देखकर भांप लिया कि मैं किसी गहरी सोच में हूँ। उन्होंने पूछा, शाहिद, क्या बात है, तुम कुछ छुपा रहे हो? मैंने अपनी माँ को उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि वो कितनी बाहया और नेक सीरत है। मेरी माँ ने पहले तो हैरत का इजहार किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अगर वो वाकई इतनी अच्छी है तो हमें उसका रिश्ता लेने में कोई एतराज़ नहीं होगा। बस तुम एक बार उससे बात कर लो, उसके घर का पता मालूम कर लो। माँ की बात सुनकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने सोचा कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने देर कर दी तो शायद मैं उसे खो दूंगा। मैंने रात भर जाग कर वो अल्फाज तरतीब दिए जो मैंने उसे कहने थे। मुझे मालूम था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत में खतरा तो उठाना ही पड़ता है। मैंने तहैया कर लिया कि कल का सूरज मेरी जिंदगी में एक नया पैगाम लेकर आएगा और मैं हर सूरत उस लड़की को अपना बनाकर रहूंगा। अगली सुबह जब मैं बस में सवार हुआ तो मेरा जोश देखने वाला था। मैंने खुद को शीशे में देखा और एक गहरा सांस लिया। आज बस में मुसाफिरों का रश कुछ कम था, क्योंकि बादल छाए हुए थे और बारिश के आसार थे। मैं बार बार स्टॉप की तरफ देख रहा था कि कब वो आएगी। जैसे ही बस उसके स्टॉप पर रुकी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लड़की बस में दाखिल हुई और हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठ गई। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी सर्दी थी और वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि वो बार बार अपनी आंखें साफ कर रही है, जैसे वो रो रही हो। ये देखकर मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने सोचा शायद यही वो वक्त है जब मुझे उसका सहारा बनना चाहिए। मैंने उसके पास जाने की हिम्मत पैदा की, मगर अचानक बस में सवार एक दूसरे मुसाफिर ने शोर मचा दिया, जिसकी वजह से मैं रुक गया। मुझे लगा कि शायद अभी वक्त ठीक नहीं है। मैंने खुद को समझाया कि सब्र करो शाहिद, मंजिल अब दूर नहीं है। मैं बस उस लम्हे का इंतजार करने लगा जब बस खाली हो और मैं उसे अपने दिल की बात कह सकूं। बारिश शुरू हो चुकी थी और पानी के कतरे बस की खिड़कियों से टकरा रहे थे। मुसाफिर एक एक करके उतर रहे थे और मेरा दिल हर उतरने वाले मुसाफिर के साथ थोड़ा और पुरसुकून हो रहा था। अब बस में सिर्फ चंद ही लोग रह गए थे। वो लड़की अब भी अपनी जगह पर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। बारिश की वजह से माहौल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी, जो मेरी कैफियत से बिल्कुल मेल खा रही थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला
जहां मैंने उसके लिए एक छोटी सी अंगूठी रखी थी जो मैंने अपनी जमा पूंजी से खरीदी थी। मैं चाहता था कि मैं उसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाना चाहता हूं। ड्राइवर ने बस की रफ्तार थोड़ी कम कर दी क्योंकि सड़क पर फिसलन हो रही थी। मैंने कदम बढ़ाए और उस लड़की की सीट के करीब जाकर रुक गया। मेरा पूरा जिस्म लरज रहा था और जबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने एक बार फिर अपने रब को याद किया और उसके बराबर वाली खाली सीट पर बैठ गया। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो नमी देखकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी। मैंने धीमी आवाज में कहा, बीबी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप मेरी बात सुनेंगी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से मुझे देखती रही, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि मैं क्या कहने वाला हूं। मैं उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ तो गया था, मगर मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की से इस तरह बात करने की हिम्मत ही नहीं की थी, मगर ये मेरे इश्क का जुनून था जिसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया था। मैंने दोबारा हिम्मत जमा की और दबी आवाज में कहा, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। मैं एक गरीब इंसान जरूर हूं, मगर मैं आपको वो तमाम इज्जत और सुकून दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हैरत की जगह अब थोड़ी सी सख्ती आ गई थी। उसने मुझसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मालूम है शादी का फैसला महज एक सफर की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता? आपने मुझ में ऐसा क्या देख लिया है कि आप फौरन निकाह के लिए तैयार हो गए हैं? उसके सवालात बिल्कुल दुरुस्त थे और मैंने उनका जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मैंने नजरें झुकाकर कहा, मैंने आपकी पर्देदारी और आपकी हया देखी है। इस माशरे में जहां हर तरफ बेपर्दगी और दिखावा है, वहां आप जैसी लड़की का होना किसी नेमत से कम नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ताल्लुक किस खानदान से है या आपका माजी क्या है। मेरी नज़र में आप एक शरीफ, बाहया और बाकिरदार लड़की हैं और मैं ऐसे ही जीवन साथी की तलाश में था। मैं बस आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल गवाही देता है कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई जिसमें कोई खुशी नहीं थी बल्कि एक गहरा तंज छुपा हुआ था। वो लड़की थोड़ी देर खामोश रही, फिर एक तंजिया हंसी हंसकर कहने लगी, ये बातें आप अभी कह रहे हैं क्योंकि आप मुझे सिर्फ इस निकाब में देख रहे हैं। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, अगर आपने मेरी असलियत जान ली तो आप मुझसे मोहब्बत करना तो दूर की बात है, मुझ पर थूकने लगेंगे। उसके अल्फाज मेरे कानों में सीसा बनकर उतरे और मेरा पूरा वजूद कांप उठा। उसने बहुत दो टोक लहजे में कहा कि माजरत के साथ मैं आपसे शादी नहीं कर सकती और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। ये कहकर वो खामोश हो गई और उसने दोबारा अपना रुख खिड़की की तरफ कर लिया। मैं चाहकर भी उससे मजीद कुछ न पूछ सका क्योंकि उसके लहजे में ऐसी खतियत थी जिसने मेरी जबान बंद कर दी थी। बस अपने मुकर्ररा स्टॉप पर रुकी और वो लड़की खामोशी से उठकर नीचे उतर गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, मगर इस बार मेरे दिल में मोहब्बत के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस ने जन्म ले लिया था। उसके अल्फाज के मेरी असलियत जानकर आप मुझ पर थूकेंगे मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं सारी रात सो न सका, यही सोचता रहा कि आखिर उस बाहया लड़की के पीछे कौन सा भयानक राज हो सकता है। अगले दिन भी वो इसी तरह बस में आई, मगर इस बार उसकी आंखों में एक झिझक और डर साफ नजर आ रहा था। वो बार बार मुझे देखती और फिर नजरें चुरा लेती। मैं खामोशी से अपनी जगह बैठा रहा, मगर मेरे दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। मैं जानना चाहता था कि वो सच कह रही थी या सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए ये सब कर रही थी। कई दिन गुजर गए मगर मेरी बेचैनी में कोई कमी ना आई। आखिरकार एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उसकी ख्वाहिश का एहतराम तो करना चाहता हूँ, मगर सच जाने बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जब वो अपने स्टॉप पर उतरी तो मैंने खामोशी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने एक मुनासिब फासला रखा ताकि उसे शक ना हो। वो गलियों से होती हुई एक ऐसे इलाके की तरफ बढ़ने लगी जहाँ का नाम सुनते ही शरीफ लोग रास्ता बदल लेते हैं। मेरे कदम भारी हो रहे थे और दिल कह रहा था कि वापस मुड़ जाऊं, मगर तजस्सुस मुझे आगे खींच रहा था। अचानक मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई जब मैंने देखा कि वो एक बदनाम जगह के अंदर दाखिल हो रही थी। मैंने फौरन एक मास्क लगाकर अपना चेहरा छुपाया और एक गहरा सांस लेकर उसके पीछे उस इमारत में दाखिल हो गया जहां से मौसीकी और गलीज कहकहों की आवाजें आ रही थी। जब मैंने उस लड़की को उस बदनाम गली की एक इमारत में दाखिल होते देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मेरी धड़कन रुक गई हो। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि वो यहाँ आएगी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से मास्क निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे कदम मन मन भर के भारी हो रहे थे। मैंने एक गहरा सांस दिया और इस इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां मौजूद दरबान ने मुझे मशकूक नजरों से देखा, मगर मैंने उसे नजरअंदाज किया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरफ तेज मौसीकी और गलीज कहकहों का शोर था। मुझे ऐसी जगहों से शुरू से ही शदीद नफरत थी।
मगर आज मैं यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जानने के लिए आया था। मैंने खुद को मजबूत किया और अपनी नजरें उस लड़की को ढूंढने के लिए दौड़ाने लगा। मैं इमारत के बड़े हॉल में पहुंचा जहां बहुत से लोग मौजूद थे। वहां मौजूद लड़कियां नीम बराना लिबास पहने हुए थीं और बेहुदा हरकत कर रही थीं। ये सब देखकर मेरा जी चाहा कि मैं अभी यहां से भाग जाऊं। मुझे अपनी पसंद पर गुस्सा आने लगा कि मैंने किस लड़की को अपना आइडियल बनाया था। वो लड़की जिसकी हया की मैं कसमें खाता था, क्या वो भी इसी माहौल का हिस्सा थी? मैंने हॉल के हर कोने में उसे तलाश किया मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत देखा है और वो यहाँ नहीं आई होगी, मगर मेरे दिल का एक एक कोना कह रहा था कि हकीकत कुछ और ही है। मैंने हिम्मत नहीं हारी और हॉल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था। वहां लोगों का रश ज्यादा था और शोर भी बढ़ चुका था। मैंने हुजूम को चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश की ताकि देख सकूं कि वहां क्या हो रहा है। अचानक मेरी नजरें एक जगह ठहर गईं और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने स्टेज पर एक लड़की रक्स कर रही थी जिसके जिस्म पर इंतहाई बेहुदा लिबास था, मगर उसकी आंखें वही थी जिनसे मुझे मोहब्बत हुई थी। मैं उन आंखों को कभी नहीं भूल सकता था। ये वही लड़की थी जो बस में पर्दा करके बैठती थी। उसके चेहरे पर एक मस्नूई मुस्कुराहट थी और वो लोगों की फरमाइश पर रक्स कर रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी और बेबसी थी। वो खूबसूरत तो बहुत लग रही थी, मगर उसके लिबास ने उसे किसी भी शरीफ इंसान की नजर में गिरा दिया होता। मैं उसे देख रहा था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे उसके अल्फाज याद आ रहे थे कि अगर आप मेरी असलियत जान लेंगे तो मुझ पर थूकेंगे भी नहीं। उसने सच ही कहा था, क्योंकि यह हकीकत मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। वो लड़की जिसके सामने मैंने शादी की पेशकश की थी, वो यहाँ इस हाल में थी। ये जानकर मुझे खुद से घिन आने लगी। मैंने सोचा कि इंसान कितना धोखा खा सकता है। वो बाहर की दुनिया के लिए एक पारसा लड़की थी, मगर इस चार दीवारी के अंदर वो अपनी इज्जत का सौदा कर रही थी। मैं उसे रक्स करते हुए मजीद नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही मैं बाहर की तरफ मुड़ा, मेरे जहन में कई सवालात ने जन्म लिया। क्या वो वाकई ऐसी ही थी या इसके पीछे कोई मजबूरी थी? मगर उस वक्त मेरा गुस्सा मेरी अकल पर हावी था। मैंने सोचा कि मैंने अपना वक्त और जज्बात एक ऐसी लड़की पर जाया किए जो उसके लायक ही नहीं थी। मैं तेज कदमों से इमारत से बाहर निकला और खुली हवा में सांस लेने की कोशिश की, मगर मेरा दम घुट रहा था। बाहर आकर मैंने अपना मास्क उतार फेंका और आसमान की तरफ देखकर खुदा से शिकवा करने लगा। मैंने कहा, ऐ मेरे रब, अगर ये लड़की मेरे नसीब में नहीं थी तो तूने इसकी मोहब्बत मेरे दिल में क्यों डाली? क्यों मुझे इसकी झूठी शराफत का दीवाना बनाया? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जो गुस्से और दुख का मिला जुला नतीजा थे। मैंने तहैया कर लिया कि मैं उसकी तरफ कभी मुड़कर नहीं देखूंगा। वो मेरे लिए मर चुकी थी। मैं एक बस कंडक्टर था और मेरी औकात यही थी कि मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊं, ना कि किसी ऐसी लड़की के ख्वाब देखूं जिसका दामन दागदार हो। मैं बोझल कदमों के साथ अपने घर की तरफ चल दिया, मगर वो आंखें और उनमें छुपी नमी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत को खत्म करना आसान नहीं होता जितना इंसान सोचता है। अगली सुबह जब मैं बस पर ड्यूटी के लिए पहुंचा तो मेरा दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुका था। मैंने फैसला किया था कि मैं अब उसकी तरफ नहीं देखूंगा। वो अपने मुकर्ररा वक्त पर बस में आई और हमेशा की तरह खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गई। उसने आज भी वैसे ही बुर्का पहना हुआ था जैसे वो रोज पहनती थी, मगर अब मेरे लिए वो बुर्का एक धोखा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और दूसरे मुसाफिरों से किराया लेने लगा। मैंने महसूस किया कि उसने एक बार मेरी तरफ देखा, मगर मैंने अपनी नजरें फेर ली। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी, बल्कि सिर्फ एक कड़वाहट थी जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। सच्चाई कितनी तल्ख होती है इसका अंदाजा मुझे उस रात हुआ जब मैंने अपनी आंखों से उसे उस हाल में देखा था। मेरे दिल में जिस लड़की के लिए अकीदत और एहतराम का पहाड़ था, वो एक लम्हे में रेत की दीवार की तरह ढेर हो गया था। मुझे अब उसके बुरके से अकीदत नहीं बल्कि चिढ़ होने लगी थी। मुझे लगता था कि ये पाकीज़ा लिबास इसने सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए पहना हुआ है। मेरे अंदर एक अजीब सी नफरत ने जन्म ले लिया था जो मुझे हर वक्त बेचैन रखती थी। मैं सोचता था कि कोई इंसान इतना बड़ा अदाकार कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो हया का पैकर बने और दूसरी तरफ अपनी इज्जत की नीलामी करे। मोहब्बत की जगह अब गुस्से और हिकारत ने ले ली थी और मेरा दिल अब उसके नाम से भी बेजार रहने लगा था। अगले दिन जब मैं बस ड्यूटी पर था तो मेरा रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। जैसे ही वो लड़की बस में सवार हुई, मैंने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। वो हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठी, मगर आज मैंने उसे कोई खास अहमियत नहीं दी। जब मैं किराया लेने उसके पास गया तो उसने खामोशी से पैसे मेरी तरफ बढ़ाए। पहले मैं बहुत अदब से उससे पैसे लेता था, मगर आज मैंने बहुत ही बेरुखी से उसके हाथ से पैसे छीने और टिकट उसकी गोद में फेंक दिया। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मेरे इस बदले हुए रवैये पर हैरत हुई हो।
उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी, मगर अब मैं इस धोखे में आने वाला नहीं था। मैंने एक बार भी उससे नजरें नहीं मिलाई और खामोशी से अगले मुसाफिर की तरफ बढ़ गया। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रही है, मगर मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया। ड्राइवर अकरम ने जब मेरा रवैया देखा तो उसे बहुत हैरत हुई। बस आखिरी स्टॉप पर रुकी और मुसाफिर उतर गए तो अकरम ने मेरे पास आकर पूछा, शाहिद मियाँ, ये क्या तमाशा है? कल तक तो तुम उस लड़की के कसीदे पढ़ते थे और आज उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मन हो। मैंने तलखी से जवाब दिया, अकरम भाई, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। मैंने उसकी असलियत देख ली है और अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अकरम ने मुझे समझाने की कोशिश की कि इंसान को किसी के बारे में राय काम करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, मगर मैं उस वक्त किसी की बात सुनने की मूड में ही नहीं था। मैंने उसे साफ कह दिया कि वो लड़की अब मेरे लिए सिर्फ एक आम मुसाफिर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा लहजा इतना सख्त था कि अकरम भी खामोश हो गया और उसने दोबारा इस मौजू पर बात ही नहीं की। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। वो लड़की रोजाना उसी वक्त बस में आती और मैं उसे मुसलसल नजरअंदाज करता रहा। इन 2 महीनों में मैंने नोट किया कि वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। उसकी आंखों की गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे और उसके चेहरे की जर्दी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी मेरा दिल पिघलने लगता, मगर फिर मुझे उस बदनाम जगह का मंजर याद आ जाता और मेरी हमदर्दी दोबारा नफरत में बदल जाती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी उससे बात नहीं करूंगा। वो बस में आती रही और मैं खामोशी से अपना काम करता रहा। हमारे दरमियान एक खामोश जंग जारी थी जिसमें जीत मेरी नफरत की हो रही थी, मगर सुकून मुझे फिर भी नहीं मिल रहा था। फिर अचानक एक दिन वो बस में नहीं आई। पहले दिन मुझे लगा शायद उसे कोई काम होगा या वो बीमार होगी, मगर जब दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया तो मेरी बेचैनी दोबारा सर उठाने लगी। 1 हफ्ता गुजर गया और वो नजर ही नहीं आई। मैंने खुद को बहुत समझाया कि मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो आए या ना आए, मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। नफरत के बावजूद उसकी फिक्र मेरे अंदर मौजूद थी। मैं रोजाना उसके स्टॉप पर नजरें जमाए रखता कि शायद अब वो दरवाजे से अंदर दाखिल होगी, मगर हर बार मुझे मायूसी होती। बस का वो शोर अब मुझे चुभने लगा था और मुझे महसूस हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी ने मेरे अंदर एक खालीपन पैदा कर दिया है। मेरी नफरत अब तशवीश में बदल रही थी और मैं दोबारा उसी बेचैनी का शिकार हो गया था जिससे मैं निकलना चाहता था। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने सोचा कि चाहे वो कैसी भी हो, मुझे तो ये जानना चाहिए कि वो अचानक गायब क्यों हो गई। क्या उसे कोई नई जगह मिल गई है या वो किसी मुश्किल में है? मैंने अकरम से भी जिक्र किया कि वो लड़की अब नजर नहीं आती। अकरम ने बस इतना कहा, शायद तुमने ही तो कहा था कि वो तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, फिर अब उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं सारा दिन इसी कश्मकश में रहता कि क्या मुझे दोबारा उस जगह जाना चाहिए जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मेरे अंदर की हमदर्दी एक बार फिर मेरी नफरत पर हावी हो रही थी और मैंने फैसला किया कि मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दोबारा उसी गलीज गली में क्यों न जाना पड़े। अगली शाम मैंने दोबारा हिम्मत जमा की और उसी बदनाम इलाके की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम बोझल थे और दिमाग में कई तरह के वसवसे आ रहे थे। मैंने सोचा कि अगर वो वहां मिल गई तो मैं उसे क्या कहूंगा, अगर वो ना मिली तो मैं उसे कहाँ तलाश करूंगा। जब मैं उस इमारत के पास पहुंचा तो वहां की चहल पहल हमेशा की तरह बरकरार थी, मगर मेरा मकसद अब कुछ और था। मैंने मास्क लगाकर अपना चेहरा छुपाया और अंदर दाखिल हो गया। मैंने वहां के एक मुलाजिम को कुछ पैसे दिए और उस लड़की के बारे में पूछा। उसने जो कुछ बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की पिछले 2 हफ्तों से वहां नहीं आई थी और किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। मुलाजिम ने बताया कि उसका बाप बहुत बीमार था और शायद इसी वजह से वो अब इस काम को छोड़ चुकी है या कहीं और चली गई है। ये सुनकर मेरे दिल में एक नई हलचल मच गई और मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती की है। पछतावा एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। मैंने अपनी आना और अपनी नाम निहाद शराफत के गुरूर में एक मजबूर इंसान के दिल को रौंद डाला था। मैंने उसके बुरके को धोखा समझा, मगर ये ना सोचा कि उस बुरके के पीछे कितने आंसू और कितनी मजबूरियां छुपी होंगी। जब मुझे उस मुलाजिम से पता चला कि उसका बाप शदीद बीमार था और वो सिर्फ उसके इलाज के लिए इस रास्ते पर आई थी, तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा हो। मैं खुद को सच्चा आशिक कहता था, मगर मैं तो उसकी एक झलक देखकर ही उसे बुरा भला कहने लगा था। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि शायद तुमने मोहब्बत का दावा किया था और जब उस पर मुश्किल वक्त आया तो तुमने उसका साथ देने के बजाय उससे नफरत करना शुरू कर दी। मैं सारी रात रोता रहा और खुदा से माफ़ी मांगता रहा कि मुझे एक बार उससे मिलने का मौका दे दे ताकि मैं अपनी गलती का अज़ाला कर सकूं। अगली सुबह मैंने अपनी ड्यूटी से छुट्टी ली और सीधा उस स्टॉप पर पहुंच गया जहां वो लड़की हर रोज उतरा करती थी। मुझे मालूम था कि अब वो वहां नहीं मिलेगी, मगर मुझे उसके घर तक पहुंचना था। मैंने वहां के एक दुकानदार से पूछा
कि क्या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जो यहाँ से रोजाना गुजरती है और पर्दा करती है? दुकानदार ने थोड़ा सा सोचा और फिर एक तंग गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, एक लड़की है जिसका बाप बहुत बीमार था। सुना है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और तेजी से उस गली की तरफ बढ़ गया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका सामना कैसे करूंगा। वो गली बहुत खामोश थी और वहां एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। मैं गली के आखिरी मकान पर पहुंचा, जिसका दरवाजा काफी पुराना और बोसीदा था। मैंने हिम्मत जमा की और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, जिसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। मैंने अपना तारुफ करवाया और कहा कि मैं शाहिद हूँ और मैं बस कंडक्टर हूँ। मैंने उनसे उस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने एक लंबी आह भरी और मुझे अंदर आने का इशारा किया। वो मुझे एक छोटे से कमरे में ले गई जहां हर तरफ गुर्बत के साए थे। वहां की हालत देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो लड़की किस कदर मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही थी। उसकी मां ने बताया कि उसके शौहर कैंसर का मरीज था और उसके पास इलाज के लिए पैसा भी नहीं था। वो रोते हुए बता रही थी कि उनकी बेटी ने बाप को बचाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया और किस तरह अपनी जान पर खेलकर पैसे जमा किए। थोड़ी देर के बाद वो लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था, बल्कि एक सादा सा सूट और सर पर सफेद चादर ओढ़ी हुई थी। उसके चेहरे पर नकाहत थी और आंखें बिल्कुल बेजान थी। मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए छिटक गई, मगर फिर खामोशी से कोने में बैठ गई। उसकी माँ वहां से चली गई और अब हम दोनों अकेले थे। मैंने बहुत हिम्मत करके बात शुरू की और कहा, मुझे आपके वालिद के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वो नफरत नहीं थी जिसकी मैं तवक्को कर रहा था, बल्कि सिर्फ एक खला था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने तो सच जानने से पहले ही मुझसे नफरत शुरू कर दी थी और मुझे हक़ारत से देखा था। उसका लहजा इतना सपाट था कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मैंने सर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दें। मैंने अपनी आंखों पर यकीन किया, मगर आपकी मजबूरी को नहीं समझ सका। मैंने सिर्फ वो देखा जो नजर आ रहा था, मगर वो नहीं देखा जो आपके दिल पर गुजर रही थी। उसने एक ठंडी आह भरी और कहने लगी, जिस मजबूरी के लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाई थी, वो मजबूरी अब खत्म हो गई है। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और अब मुझे उन पैसों की जरूरत नहीं रही। उसने बताया कि वो रोजाना बस में इसलिए आती थी कि उसे अस्पताल और उस बदनाम जगह के चक्कर लगाने पड़ते थे। उसने वो सब कुछ छोड़ दिया है क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने महसूस किया कि वो लड़की कितनी अजीम है जिसने अपने बाप की जिंदगी के लिए अपनी साख की परवाह नहीं की। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी तौबा और उसकी पाकीज़गी पर यकीन रखता हूँ, मगर वो खामोश रही। मैं वहां से बोझल दिल के साथ वापस आया, मगर मेरा जहन अब बिल्कुल साफ था। मुझे मालूम था कि मुझे अब क्या करना है। घर वापस आकर मेरा दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था, मगर अब उस कश्मकश में नफरत का कोई अंसर बाकी नहीं रहा था। मैंने सोचा कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की इस वक्त जिस कर्ब और तन्हाई से गुजर रही है, उसे एक सहारे की सख्त ज़रूरत है। मैंने अपनी माँ को अपने पास बिठाया और उनसे संजीदगी से बात करने का फैसला किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ उसके वालिद का इंतकाल हो गया है और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक बहुत ही कसमापुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रही है। मेरी माँ ने मुझे हैरत से देखा और पूछा, शाहिद, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? क्या तुम्हें वाकई मालूम है कि उसका खानदान कैसा है और वो लड़की कैसी है? मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो एक बहुत ही साबिर और बाहया लड़की है जिसने अपनी जिंदगी में ऐसी कुर्बानियां दी हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि हम उसका हाथ मांगने के लिए आज ही उनके घर जाएं। मेरी माँ पहले तो काफी देर खामोश रही, फिर उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा, शाहिद मियाँ, हम गरीब जरूर हैं, मगर अपनी इज्जत पर कभी समझौता नहीं कर सकते। तुम जिस इलाके की बात कर रहे हो वो कोई अच्छा इलाका नहीं है और वहां रहने वालों के बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे। क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर सकोगे? मैंने अपनी माँ को समझाया कि माँ, लोग तो हमेशा बातें करते हैं, मगर सच सिर्फ खुदा जानता है और मैंने उस सच को अपनी आंखों से देख लिया है। वो लड़की उन हजारों लड़कियों से कहीं बेहतर है जो शराफत का झूठा लिबादा ओढ़कर गुनाह करती हैं, जबकि उसने तो सिर्फ अपने बीमार बाप की जिंदगी बचाने के लिए खुद को दाव पर लगा दिया था। मैंने अपनी माँ को उसकी गुर्बत और उसकी तौबा के बारे में तफसील से बताया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो एक नेक सीरत खातून है। मेरी बातों ने मेरी माँ के दिल पर गहरा असर किया और उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं कल ही तुम्हारे साथ वहां चलूंगी, क्योंकि एक मजबूर बेटी का साथ देना नेकी का काम है। अगले दिन मैं और मेरी माँ उस तंग गली में उस छोटे से बोसीदा मकान के सामने खड़े थे जहां कल मैं अकेला आया था। मेरी माँ उस जगह की खस्ता हाली देखकर बहुत उदास हो गई। जब हमने दरवाजे पर दस्तक दी तो वही बूढ़ी औरत बाहर आई जिन्होंने कल मेरा इस्तकबाल किया था। उन्होंने हमें अंदर बुलाया
और बहुत ही इज्जत के साथ एक पुरानी चटाई पर बिठा दिया। मेरी माँ ने उनसे बातें शुरू की और घर के हालात मालूम किए तो पता चला कि उनका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है जो उनका बोझ बांट सके। थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी कमरे में दाखिल हुई जिसने आज सर पर सफेद चादर ओढ़ी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मेरी माँ ने उसे बहुत गौर से देखा और फिर अपने पास बुलाकर उसके सर पर प्यार दिया, उसे ढेरों दुआएं दी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी माँ के दिल में उस लड़की के लिए जगह बन गई है और वो उसे कबूल कर चुकी है। मेरी माँ ने लड़की की माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं यहाँ आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे शाहिद के लिए मांगने आई हूँ। हम कोई बहुत अमीर या बड़े लोग नहीं हैं, मगर मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी सगी बेटी बनाकर रखूंगी और इसे वो तमाम इज्जत दूंगी जिसकी वो हकदार है। लड़की की माँ ये सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, मेरी बेटी ने तो अपनी जवानी सिर्फ दुखों और तकलीफों में गुजारी है, अब इसे सिर्फ सुकून और एक इज्जतदार नाम चाहिए। अगर आप इसे ये दे सकें तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लड़की ने एक बार मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब वो पुराना खला नहीं था बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान और तशक्कुर था। उसने अपनी माँ की तरफ देखकर धीरे से सर झुका लिया, जिसका मतलब उसकी खामोश रजामंदी थी। वहां से वापसी पर मेरा दिल बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मेरे कंधों से मनोबोझ उतर गया हो। मैंने अपनी माँ से पूछा कि आपको वो लड़की कैसी लगी, क्या आप अब भी उसके बारे में वही सोचती हैं? मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शाहिद तुम ठीक कहते थे, वो एक बहुत ही प्यारी और बाहया लड़की है और उसके चेहरे की मासूमियत साफ बता रही है कि उसने जो कुछ भी किया वो हालात के जबर की वजह से था, ना कि उसकी अपनी मर्जी थी। मैंने दिले दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरे दिल से नफरत की कड़वाहट निकालकर दोबारा मोहब्बत की मिठास भर दी। अब मुझे बस उस दिन का इंतजार था जब वो बाकायदा निकाह के बाद मेरे घर की जीनत बनेगी और हम अपनी जिंदगी का एक नया और पाकीज़ा सफर शुरू करेंगे। निकाह का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। मेरा छोटा सा घर आज खुशबुओं से महक रहा था और मेरी माँ के चेहरे पर एक ऐसी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी जो मैंने बरसों से नहीं देखी थी। मैंने सोचा कि जिंदगी कितने अजीब रंग दिखाती है। कहाँ मैं एक मामूली कंडक्टर जो बस की सीट पर बैठकर सिर्फ ख्वाब देखता था और कहाँ आज मेरा वो ख्वाब हकीकत बनने जा रहा था। मैंने खुद को आईने में देखा और अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे आजमाइश से निकालकर सुकून के रास्ते पर डाल दिया। मेरे दिल में अब उस लड़की के लिए कोई पुराना गिला बाकी नहीं था, बल्कि सिर्फ एक अकीदत थी जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरी हो गई थी। मुझे एहसास हो गया था कि मोहब्बत सिर्फ किसी अच्छे वक्त में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि उसकी मजबूरियों और उसके जख्मों को अपना लेने का नाम है। निकाह की तकरीब बहुत सादा रखी गई थी क्योंकि हम दिखावे के कायल नहीं थे। मैंने अपनी माँ और चंद करीबी लोगों के साथ उसके घर का रुख किया। वो छोटा सा मकान जो कभी उदासियों का गढ़ था, आज वहां भी बरकतों का नुजूल हो रहा था। जब निकाह खाने मुझसे पूछा कि क्या मुझे ये निकाह कबूल है, तो मैंने पूरी हिम्मत और बुलंद आवाज में कबूल है कहा और मेरे दिल ने भी इसकी तस्दीक की। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैंने सिर्फ एक लड़की से निकाह नहीं किया, बल्कि मैंने उसकी तमाम तकलीफों और उसके माजी के दुखों को भी अपने नाम कर लिया है। जब वो निकाह के कागजात पर दस्तखत करके मेरे सामने आई तो उसके चेहरे पर वही पुराना वक़ार और हया थी जिसने पहली बार मुझे मुतासिर किया था। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था जो मुझे बता रहा था कि वो अब महफूज हाथों में है। रुखसती के बाद जब हम अपने घर पहुंचे तो मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से उसे खुशामदीद कहा। वो अब मेरी जिंदगी की शरीक हयात बन चुकी थी। मैंने उसे कमरे में देखकर बहुत ही नरमी से कहा, तुम अब इस घर की मलिका हो और तुम्हें माजी के बारे में सोचकर कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए जो खुशी और तशक्कुर के थे। उसने कहा, शाहिद आपने मुझे वो इज्जत दी है जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं तो समझती थी कि मेरा दामन अब कभी साफ नहीं हो सकेगा, मगर आपने साबित कर दिया कि इंसान की नीयत और उसका दिल सबसे अहम होता है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मेरे लिए वो उन 1000 लड़कियों से बेहतर है जो शराफत का सिर्फ ढोंग रचाती हैं, मगर उनके दिलों में मुनाफिकत भरी होती है। वो जो कुछ भी करती रही वो उसका और उसके रब का मामला था और मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वक्त गुजरता गया और हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल सुकून आ गया। वो लड़की जिसने अपने बीमार बाप की ज़िंदगी के लिए अपनी साख कुर्बान कर दी थी, अब मेरे घर को अपने नेक सीरती से जन्नत बना रही थी। मैं आज भी वही बस कंडक्टर हूँ, मगर अब मेरी ज़िंदगी में एक वाज़ेह मकसद है और एक ऐसी जीवन साथी है जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी होती है। मेरा ये मजबूत ईमान है कि खुदा नीयतों को देखता है और जो लोग किसी की मजबूरी को समझकर उसे सहारा देते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल देता है। हमारी ये कहानी बस एक छोटे से सफ़र और एक खामोश नज़र से शुरू हुई थी, मगर अब ये एक खूबसूरत
और पाकीज़ा हकीकत बनकर मेरे सामने थी। मुझे इस पर फख्र है कि मैंने एक ऐसी लड़की को अपनाया जिसने हालात के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।